हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग पार्ट नंबर 20 पे आएंगे आप लोगों के सेंट्रल गवर्नमेंट के, और हेडिंग है जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर या फंक्शन क्या है, उनका जुरिस्डिक्शन क्या है। जुरिस्डिक्शन मतलब किस किस केस में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, है ना। सब केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जाते, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक दायरा बना रखा है कि इस लेवल के केस होंगे तो ही हम सुनेंगे, नहीं तो आप लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में जाइए, है ना। अपील तो आप किसी भी केस की कर सकते हैं, है ना, लेकिन इनिशियल है कि मुझे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस करना है किसी के ऊपर, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, है ना। कुछ केसेस को छोड़कर, वो अभी हम बात करेंगे। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में आपको लिखना है देयर आर टू टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला लिखना है इनिशियल जुरिस्डिक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला है इनिशियल जुरिस्डिक्शन। अब देखिए इनिशियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि इनिशियल मतलब पहला, मतलब कि एक पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस किसी के खिलाफ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें इनिशियली मतलब पहले पड़ाव पे ही सुप्रीम कोर्ट में आप केस कर सकते हो। पहला वो केस है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मेरे फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है, किसी भी फंडामेंटल राइट का, जो मेरा राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, इन सब में राइट टू इक्वलिटी, मेरा धर्म को लेकर या कास्ट को लेकर भेदभाव होता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूविंग, ये सब जो आती है इसमें फंडामेंटल राइट आप लोगों के होते हैं। 9th क्लास में चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो ये जो फंडामेंटल राइट, किसी भी फंडामेंटल राइट, मेरे मूल अधिकार का वायलेशन होता है, तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, है ना, इनमें से दो में जाके अपील कर सकता हूँ। मैं लोअर कोर्ट में नहीं जा सकता, है ना। पहले तो ऐसा था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसको हाई कोर्ट में भी कर दिया कि आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। दूसरा, कोई दो स्टेट्स लड़ जाते हैं आपस में किसी बात को लेकर, है ना, जैसे एमपी और राजस्थान, है ना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें कोई फाइट हो जाती है, किसी चीज़ को लेकर विवाद हो जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी स्टेट से लड़ जाती है तो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट केस हो जाता है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, एक तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन और स्टेट्स या सेंट्रल के बीच में कोई लड़ाई हो जाएगी। अब क्या आप कहेंगे स्टेट और सेंट्रल के बीच में कैसे लड़ाई हो सकती है, या दो स्टेट्स के बीच में कैसे लड़ाई हो सकती है। देखिए डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे डिस्प्यूट्स जैसे कि पानी को लेकर, कि वहाँ से नदी आती है, हम तक पानी नहीं पहुँचता, हम तक कम पानी पहुँचता है, ऐसी लड़ाइयाँ होती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत सालों से केस चल रहा है ना। कावेरी नदी को लेकर आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, न्यूज़ चैनल में सुनते होंगे, कावेरी नदी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में केस चल रहा है। ऐसे राजस्थान और एमपी में भी चला था, चंबल नदी को लेकर। जो नदियाँ दो स्टेट में बहती हैं वहाँ पे थोड़ा विवाद हो ही जाता है कि पानी हमारे पास कम पहुँचता है, हमें किसानों को पानी नहीं मिलता देने के लिए, हमारे पास नहरें नहीं हैं ज़्यादा, तो हमको पानी ज़्यादा मिले, तो कोर्ट में चल जाते हैं ये लोग, सुप्रीम कोर्ट इनका विवाद सुलझ जाता है, डिस्प्यूट सुलझ जाता है। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट उसमें कोई कुछ नहीं कह सकते। तो ये कुछ केसेस होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सुना जाएगा नहीं, तो इनका इनिशियल जुरिस्डिक्शन होता है। इसमें आप लोग लिखेंगे इनिशियल जुरिस्डिक्शन डालने के बाद पहला पॉइंट लिखेंगे डिस्प्यूट रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें काम की नहीं थी, उसको मैंने हटवा दिया है। लिखेंगे इसमें डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी डायरेक्टली प्रेजेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट और डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट कैन बी डायरेक्टली प्रेजेंट इन द हाई कोर्ट और डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। है तो आप हाई कोर्ट में चल जाओ किसी स्टेट में, या फिर सुप्रीम कोर्ट में चल जाओ, आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो। फिर लिखेंगे अगली लाइन में डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। पहला तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट वाला, दूसरा क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में किसी मैटर को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे उसके खिलाफ, मतलब वो करेंगे, है ना। और फिर लिखेंगे डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। थर्ड पॉइंट लिखेंगे डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स विच इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन ऑन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड्स। विच इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट लाइन है ना इसकी, वो है विच इन्वॉल्व्स एनी क्वेश्चन ऑन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड्स। कोई लीगल राइट, जैसे मेरी नदी बह रही थी, नदी को लेकर लीगल राइट, अभी केस जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चल रहा है कावेरी नदी को लेकर, अभी भी पूरी तरह नहीं सुलझा है, लेकिन अभी लास्ट ईयर जो फैसला आया था वो तमिलनाडु के पक्ष में आया था।
है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कर्नाटक तमिलनाडु को थोड़ा सा और पानी छोड़े, वहाँ पे किसान ज़्यादा हैं तो वहाँ पे खेत के लिए पानी कम मिल रहा है ना, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा छोड़ा जाए। तो इसको लेकर कर्नाटक में बहुत प्रदर्शन हुए थे कि हमको पानी की ज़रूरत नहीं है क्या, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों सुना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो कुछ सोच समझ के पूरे केस को ढंग से पढ़ के समझ के सुनाया होगा। तमिलनाडु को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी उस समय पे, तो वहाँ पे पानी, क्योंकि तमिलनाडु में बारिश नहीं होती मानसून में, वहाँ पे बारिश सिर्फ ठंड में होती है ना। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इस बात को। और किसान तो हैं ही, खेत तो हैं ही, तो उसके लिए पानी चाहिए होता है, तो वो कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ थी कि उन्होंने उसको वहाँ पे तमिलनाडु के पक्ष में फैसला आया, थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया था उनका। फिर सेकेंड है इसमें अपीलेट जुरिडिक्शन, आप लिखेंगे अपीलेट जुरिडिक्शन। एक सेकेंड, ठीक है, अपीलेट जुरिडिक्शन। अब अपीलेट जुरिडिक्शन यानी अपील करना, मैं अपील करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई केस चल रहा था मेरा लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, मैं अपील करूंगा हाई कोर्ट, अपील, फिर हाई कोर्ट ने भी खिलाफ फैसला दिया, मैं जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट। अपील तो किसी भी केस में हो सकती है ना, अपील में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनिशियली यानी कि पहला केस लगाना है ना, इनिशियली मतलब फर्स्ट केस लगाना, वो तो आप कुछ ही केसेस में ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, है ना। वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो अगर गवर्नमेंट अलाउ भी करते हैं ना डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की, तो पहुंचेगा कौन, पहले सब लोअर कोर्ट में लगाएंगे भाई। क्योंकि कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की वकीलों की फीस, वहाँ पे इतने, आप दिल्ली जाना आना इतना आसान तो ये बार बार, है ना। तो आप पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ही जाओगे वैसे भी। लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कि ज़्यादा शाणे निकल जाए, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आ जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रास्ते बंद कर रखे हैं, आपको पहले प्रोसीजर से चलना पड़ेगा। अपीलेट जुरिडिक्शन है ना, इसमें देखिए अपीलेट जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू अपीयर हियर एन अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द राइट टू हियर एन अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स। किसी भी हाई कोर्ट के खिलाफ वो अपील सुनेगा सुप्रीम कोर्ट की। इसमें 4 तरह की अपील आएंगी, है ना। पहली आप ए लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, ए लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। तो पहली अपील कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल। पहले लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ उसमें है क्या। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, if the high court certifies that there is a significant question of the law related to the interpretation of the constitution in question, then the appeal of the decision of the high court can also be made in the supreme court। पहला है आर्टिकल 132, अगर हाई कोर्ट ये बोलता है किसी केस में कि ठीक है ये आपने सुनवाई हो गई, हम फैसला तो दे देंगे, लेकिन फैसला किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को इंटरप्रेट करके आएगा। इंटरप्रेट मतलब कि उसको समझा के आएगा, उसकी बात रख के आएगा। तो इसको लेकर हम इसको फैसला अधिकार देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि वो फैसला दे इस पर। क्यों, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट यानी कि समझाने का अधिकार या उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को इंटरप्रेट करना पड़ा, उसकी व्याख्या, उसको समझाना पड़ा, तो वो काम हमारा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। इसलिए इस केस को लेके आप फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं, ठीक है। ऐसा हाई कोर्ट कहेगा, हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि सिग्निफिकेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है, किसी कानून की बात है, रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करनी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा। व्याख्या पढ़ते हैं ना आप लोग संस्कृत हिंदी वगैरह में, मतलब उसे पूरा समझाना पड़ेगा ढंग से, तो वो काम हमारा नहीं है। हाई कोर्ट ऐसा बोलेगा इन क्वेश्चन, तो अपील डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ठीक है। फिर वो काम सिर्फ किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। बी लिखेंगे सिविल अपील, बी लिखेंगे सिविल अपील। सिविल अपील, सिविल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, जो अपराध नहीं माने जाते वो सिविल डिस्प्यूट कहलाते हैं। जैसे कि डिवोर्स के केसेस होते हैं, ठीक है, फ्रॉड के केसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इससे 50,000 रुपये किसी से लिया था और उसको मैं 50,000 रुपये नहीं दे रहा, जो मैंने चेक दिया था गारंटी के तौर पे वो बाउंस हो गया, तो ये भी आप लोअर कोर्ट से चलता है, हाई कोर्ट कहाँ तक जाओगे, सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ट्विस्ट दे रखा है